क्लास 9th पूर्व में निर्धनता चैप्टर आपको बताया गया है। गरीबी क्या है, गरीबी का कारण क्या है, भारत में गरीब किसे कहा जाता है, भारत में शहरी और ग्रामीण दो तरह के गरीब रहते हैं और इसका मुख्य कारण क्या है। तो उपरोक्त सारे कारणों को आपको बताया गया और पुनः बोर्ड पर लिख भी दिया गया है, उसको आप याद करेंगे। अब पुनः हम लोग आगे चलेंगे कि निर्धनता रेखा, निर्धनता रेखा, जैसे निर्धनता रेखा, तो इसके संबंध में हम लोग विचार करेंगे कि कैसे इसका निर्धनता रेखा यानी मूल्यांकन, कौन सा निर्धन है, कौन गरीब की श्रेणी में है और कौन गरीब की श्रेणी में नहीं। तो इसके संबंध में विश्व के सबसे पहले देश के संसाधन पर निर्भर करता है। भारत में गरीबी का निर्धारण भारत के संसाधन के अनुपात में किया जाता है। पुनः अन्य जो देश है, रूस, अमेरिका, चाइना या अन्य जो देश है, वहाँ के संसाधन पर अनुमान किया जाता है और पुनः विश्व स्तर पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सा देश गरीब है और कौन देश गरीब नहीं है। कौन देश विश्व स्तर पर $1 से भी कम अर्न करता है, कमाता है। किस देश का एक व्यक्ति $1 से भी कम कमाता है, वह गरीब है। यह मूल्यांकन किया गया है। तो इस तरह का मूल्यांकन जो है एजेंसियों के द्वारा विश्व स्तर पर कराया जाता है। तो इस प्रकार का गरीबी रेखा का मूल्यांकन करने के लिए एक तो विश्व बैंक के द्वारा कराया जाता है, एक पुनः सर्वे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कराया जाता है और दोनों सर्वे अलग अलग अपने अपने ढंग से करते हैं और कौन सा देश का क्या स्थिति है, कितने लोग निर्धन है, वो अपने ढंग से नहीं। लेकिन दोनों देशों का मूल्यांकन करने का तौर तरीका, मूल्यांकन करने का निर्धनता रेखा का जो तौर तरीका है, अलग अलग रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व बैंक का जब सर्वेक्षण होता है तो प्रत्येक देश का दौरा करता है और वह उस देश में जाकर के देश की कुल जनसंख्या, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं और कितने युवा वर्ग के लोग हैं, इसका मूल्यांकन करता है, उसका लिस्ट बनाता है। पुनः ये तो जानते हैं कि 1 से 16 वर्ष के उम्र के लोग जो होते हैं वे ऊपर वाले उम्र के आय के पर वे लोग निर्भर रहते हैं, उनकी कमाई पर वे निर्भर रहते हैं, उनका भरण पोषण होता है। एक प्रकार के एक दूसरे के आय पर डिपेंड रहते हैं। दूसरा, कुछ वैसे लोग होते हैं जो 60 से ऊपर हो जाते हैं, तो वे लोग भी कार्य करने के योग्य नहीं रहते हैं, किसी प्रकार का वे लोग शारीरिक कार्य नहीं कर सकते हैं। वे लोग कार्य भी करते हैं तो मानसिक कार्य करते हैं, शारीरिक कार्य नहीं करते हैं। तो
इस पर ऐसे लोग भी निर्धन ही माने जाते हैं, गरीब ही माने जाते हैं। दूसरा, विधवा, असहायता यानी उसके सहयोग करने वाला कोई नहीं रह जाता है, उसे भी निर्धन ही माना जाता है। बेटी को भी निर्धन ही माना जाता है, क्योंकि लोग हीनता की दृष्टिकोण से देखते हैं। वह हीनता क्या है, और इसके कारण गरीबी के कारण हीनता होता है, और इस हीनता के कारण बेटा को पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजते हैं, बेटी को नहीं, क्योंकि पढ़ाई में भी खर्च और पुनः शादी विवाह में भी खर्च करना होगा, इसलिए हम केवल एक ही खर्च करेंगे, शादी विवाह का खर्च करेंगे, शादी कर देंगे, चली जाएगी। एक गरीबी का कारण है, एक गरीबी इस प्रकार से हिंसा। तो सरकार बेटी को भी निर्धन की श्रेणी में रख लिया है। तो इस प्रकार से और कुछ पुराना भारत का संविधान में भी कुछ त्रुटि था, कमी था, जिसके तहत एक ही माता पिता के बेटा और बेटी संतान होते हैं, तो पिता के हक में संपत्ति में बेटा का हक ज़्यादा, बेटी का हक बहुत कम, वो भी शादीशुदा होने के बाद वो भी हक समाप्त। और इस प्रकार से बेटी के साथ भेदभाव होता था, और इससे बेटी जो है दबी हुई रहती थी, इसीलिए सरकार बेटी को भी निर्धन की से। लेकिन 1989-90 में भारत सरकार ने इसे पुनः सुधार किया है, और सुधार करके एक नया कानून बना है, बेटा बेटी एक समान, माता पिता के पैतृक संपत्ति में जितना भाई का हक उतना ही बहन का भी हक है। और इस तरह से सुधार हुआ है, तो धीरे धीरे कुछ है ना बेटियों की स्थिति में सुधार आया है। तो इस प्रकार से ये मूल्यांकन होता है विश्व स्तर पर। तो एक मूल्यांकन करने का विश्व बैंक का तरीका क्या है, शिक्षा का करने मूल्यांकन कितना है, कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, और इसमें कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं। और इस प्रकार से प्रत्येक देश का एक डाटा तैयार करता है, और उसके आधार पर मूल्यांकन करता है। और जिस देश में जनसंख्या और उसके अनुपात में शिक्षा अधिक होता है, तो वह सबसे धनी, जिस देश में ज़्यादा हायर एजुकेशन वाले लोग होते हैं, उस देश को धनी देश माना जाता है। और विश्व स्तर पर इसी के अनुपात में आंकड़ा जनसंख्या और शिक्षा का अनुपात लगा करके, यानी किसी देश में अगर मान लिया कि 100 जनसंख्या है और उसमें 100 में 20 लोग शिक्षित हैं, 80 जो है अशिक्षित है, वह पीछा। किसी देश में 80 में 100 में अगर 70 हैं शिक्षित है तो पूछा उसे, इसलिए किसी में 95 शिक्षित हैं तो वह वहाँ पर अधिक माना जाता है। तो इस प्रकार से निर्धनता का मूल्यांकन किया जाता है विश्व स्तर पर। और दूसरा, एक यूएनओ के द्वारा जो निर्धनता का मूल्यांकन किया जाता है, वह मूल्यांकन जो है दूसरे तरफ से ढंग से करता है। वह क्या करता है, यानी आर्थिक दृष्टिकोण देखता है। एक तरफ विश्व बैंक शिक्षा का महत्व देता है, शिक्षा के आधार पर गरीबी का मूल्यांकन करता है। दूसरे तरफ एक विश्व बैंक द्वारा जो कराया जाता है, यूएनओ के द्वारा जो कराया जाता है सर्वेक्षण, उसमें बल दिया जाता है अर्थ पर, धन पर। मकान कैसा है, घर कैसा है, कार मोटरसाइकिल है कि नहीं है, कितने लोग के पास है, कितने लोग के पास नहीं है, कितना घर खपड़ैल है, कितना फूस करकट का है, कितना मिट्टी का बना हुआ है। इस आधार पर मूल्यांकन करता है, और दोनों अपना अपना रिजल्ट निकालता है कि विश्व में कौन सा देश सबसे धनी है, कौन निर्धन है। और इस तरह से अनुमान लगा करके और गरीबी का मूल्यांकन, जबकि यहाँ विश्व बैंक और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो सर्वेक्षण कराया जाता है, दोनों को
सर्वेक्षण करने का तौर तरीका अलग अलग होता है, फिर भी क्या होता है, रिजल्ट परिणाम जो है, आंसर जो है, उत्तर दोनों का एक आता है, सही आता है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि मूल जो है, जड़ जो है गरीबी का, वह अशिक्षा है। निर्धनता का मूल जड़ जो है। अब ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि देश में भी है ना, अलग अलग ढंग से पाया जाता है निर्धनता। ऐसा नहीं कि भारत में जो 28-29 जो राज्य है, सभी राज्यों में निर्धनता एक समान है। देखिएगा कि भारत में जब रखते हैं तो क्या है, निर्धनता अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, शहरी क्षेत्रों में निर्धनता, और राज्य स्तरीय निर्धनता, जिला स्तरीय निर्धनता। यानी अब यहाँ देखेंगे कि एक ही बिहार है, तो उसमें मूल्यांकन करेंगे तो किसी क्षेत्र के ज़्यादा लोग गरीब हैं, किसी क्षेत्र के, वो क्या है, भूमि का आकार है ना, भूमि की बनावट, शिक्षा व्यवस्था, यानी इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जहाँ पर जिस क्षेत्र के भूमि जो है फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, उस इलाके के लोग जो है कुछ संपन्न होते हैं। वैसे क्षेत्र जहाँ के वह भूमि उपजाऊ नहीं होते हैं, वैसे क्षेत्र के लोग निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं। वैसा क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा हॉस्पिटल का व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था है, तो उस क्षेत्र और इर्द गिर्द के लोग जो हैं शिक्षित होते हैं, धनी होते हैं। वैसा क्षेत्र जहाँ जो है शिक्षा का व्यवस्था नहीं रहता है, वैसे क्षेत्र में लोग जो हैं गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं। तो इस प्रकार से एक ही राज्य में भिन्न भिन्न जिलों में निर्धनता जो है अलग अलग पाया जाता है। या दूसरा कारण क्या है कि जैसे देखिएगा कि कोई किसी एक ही राज्य में, जैसे बिहार में ही आप देखिएगा कि उत्तरी और दक्षिणी बिहार में क्या होता है, अलग अलग ढंग का। उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष जो है वो जो है बाढ़ के कारण जो है काफ़ी क्षति पहुंचाता है, नुकसान भी पहुंचाता है। तो वैसी स्थिति में एक ही राज्य एक है, लेकिन निर्धनता में जिस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आता है, उस क्षेत्र के लोग उससे काफ़ी संपन्न होते हैं। और जानते ही है कि कुछ ऐसा दैविक प्रकोप है जो है ना, निर्धन और धनी व्यक्ति दोनों को एक रूप में ला जाता है। तो जिस क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है, तो वैसी स्थिति में जो फूस वाला मकान और बिल्डिंग वाला मकान दोनों का स्थिति एक हो जाता है। बिल्डिंग वाला भी बिना मकान का हो जाता है, और फूस वाला तो बिना मकान का हो ही जाता है। खाने का सामग्री निर्धन का भी जो है वह पानी से सब सड़ जाता है, और गरीब के पास भी नहीं रह पाता। यानी एक ही स्थिति हो जाता है। एक ही राज्य में निर्धनता जो है वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ये आपका राज्य निर्धनता में भिन्नता है, और ये राज्य के निर्धनता में भिन्नता के आपका कारण है। दूसरा, जैसे कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पूरे बिहार में आपका उड़ीसा का पहले नंबर जा रहा था, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य, और उसके बाद दूसरा नंबर पर सबसे पिछड़ा हुआ राज्य, सबसे निर्धन राज्य बिहार था। अब ऐसा वह डाटा आता है कि उड़ीसा से भी पीछे चला गया है, नंबर 1 पर बिहार है। यानी पूरा वह भारत में सबसे निर्धन राज्य है तो कौन है, वह बिहार राज्य है। उड़ीसा भी बिहार से आगे, क्योंकि यहाँ जनसंख्या के अनुपात में जो संसाधन बहुत कम है, कल कारखाना उद्योग नहीं है, और इसके कारण यहाँ जो है व्यापक पैमाने पर गरीबी है। और अभी देखते ही होंगे कि कितना बिहार के लोग जो हैं वो अदर स्टेट में जाकर के अपना जीवन यापन करते थे। अब उन लोगों को अपने घर पर आने पर एक समस्या बना हुआ है। तो ये निर्धनता का कारण है। अब कुछ और, जैसे मान लिया कि एक पंजाब और हरियाणा है, जलवायु के कारण भी है। पंजाब और हरियाणा की जलवायु, सिंचाई का पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है, और इसके कारण वे लोग श्रम ज़्यादा करते हैं, खेत में ज़्यादा काम करते हैं, और अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन करते हैं। तो मूल्यांकन करने पर
भारत निर्धन की श्रेणी में आता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के लोग निर्धन की श्रेणी में बहुत कम आते हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के लोग निर्धन है बहुत कम। तो मुख्य कारण क्या है? तो एक, मेहनत करते हैं, उत्पादन अधिक से अधिक होता है खेत में, और इसके कारण वहाँ के लोगों में गरीबी बहुत कम है। जबकि पंजाब में शिक्षा बहुत आगे बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन शिक्षा नहीं आगे होते हुए भी अपनी मेहनत के कमाई पर, अपनी ईमानदारी पर, अपनी कर्मठता के बल पर वे लोग गरीबी को बहुत दूर भगा दिए हैं, और एक संपन्न राज्य बना हुआ है बिहार। दूसरा, जबकि केरल है, जबकि पूरे भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में पर व्यक्ति अगर किसी राज्य का आय यदि है तो वह सबसे ज़्यादा पंजाब का है। पर व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा पंजाब का है, उसके बाद हरियाणा का आता है, उसके बाद आपका केरल का आता है। जबकि केरल का जो है वहाँ पर हमेशा बाढ़ से काफ़ी नुकसान होता है, वहाँ का मिट्टी भी कंकरीली पथरीली उपजाऊ नहीं है। फिर भी जनसंख्या भी केरल का बढ़ते रहता है संसाधन के तुलना में, लेकिन केरल में सबसे बड़ा विशेषता क्या है? वहाँ बेटा बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, बेटा बेटी एक समान, और सभी क्या है, शिक्षा पर बल दिया जाता है। यहाँ तक कि केरल में एक भी व्यक्ति ग्रेजुएशन से कम नहीं, एक भी व्यक्ति स्नातक से कम नहीं है केरल में। और इसके कारण और वे देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर अपने ज्ञान के कारण वे अर्न करते हैं, कमाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वहाँ का कमाता है। कोई बेरोजगार जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों जैसा बैठ करके और समय व्यतीत नहीं करता है, कहीं न कहीं रोजगार में इंगेज रहते हैं। इसके कारण केरल जो है तीसरा स्थान पर ऐसे आय के दृष्टिकोण पर, व्यक्ति आय के दृष्टिकोण में भारत में केरल जो है वो तीसरा नंबर का राज्य है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, पंजाब, दूसरा नंबर हरियाणा और तीसरा नंबर पर व्यक्ति आय में केरल का आता है। लेकिन एक यहाँ विवादास्पद प्रश्न यह उठता है कि पंजाब और हरियाणा का पर व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी केरल को एक भारत में सबसे समृद्ध राज्य माना गया है। इसका मुख्य कारण क्या है? एक क्वेश्चन है कि पंजाब और हरियाणा में पर व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी केरल को पूरा भारतवर्ष में सबसे समृद्ध, सबसे खुशहाली, सबसे संपन्न राज्य क्यों माना गया है? इसका मुख्य कारण क्या है? जबकि आय कम है तो आय जिसके पास ज़्यादा है वही सी को माना जाना चाहिए था, लेकिन माना जाता क्योंकि वहाँ शिक्षा बहुत ज़्यादा है। कि पंजाब और हरियाणा में एक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं है, स्नातक नहीं है, अशिक्षित लोग भी हैं। तो इसके कारण शिक्षा के बदौलत वहाँ एक एक व्यक्ति जो है अपने पैर पर खड़ा रहता है, वे दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, और इसके कारण जो है केरल को पंजाब और हरियाणा से समृद्ध खुशहाल राज्य माना गया है। तो इन सब कारणों से गरीबी का मुख्य कारण है, और गरीबी को दूर करने का अभियान जो है वो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है भारत में, लेकिन यह योजना सफलीभूत नहीं हो रहा है। जो योजना और कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वह एक दिखावे का योजना है, सही रूप में उसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो है गरीबी दूर नहीं किया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम सरकार के द्वारा सबसे पहला जो है जड़ है बीमारी का शिक्षा, तो सरकार के द्वारा शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। दूसरा, एक कठोर कानून बना करके परिवार का जो तीव्र गति से बढ़ता है, कोई व्यक्ति ऐसा भी देखता है कि एक और स्वयं 2 और उसके संतान हैं 11, और किसी कभी कभी तो ऐसा भी देखने के लिए मिलता है भारत में
कि संतान अपने स्वयं और उसका 21, 22, 24 तक का संख्या है। अब यह देखने पर आपको लगेगा कि बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति 3 शादी कर लिया, तीनों से 7 जो है ना, और उसके बाद 7 या 21 है जो है। तो इस प्रकार से देश का संसाधन जब बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में कभी भी गरीबी उन्मूलन का योजना सरकार का सफल नहीं हो सकता है। इसलिए बीमारी का सबसे बड़ा जड़ है शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत कराना, परिवार की आकार जो है उस पर एक सख्त कानून बनाना। सरकार के द्वारा उल्टा जो है चक्कर नचाया जा रहा है, वह जड़ को न पकड़ के पेड़ के गाछ को अगर गिराना है तो फुलगी तोड़ने से पेड़ का गाछ नहीं टूटेगा, उसको जागवारने के लिए जड़ से उखाड़ना होगा। ठीक उसी प्रकार से गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम है उसके लिए इस तहत अगर कार्यक्रम चलाया जाएगा सही रूप में तो सफल हो सकता है। भारत विश्व का एक समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। तो सरकार के द्वारा यहाँ क्या है भाई, बेरोजगारी भत्ता देना और अनाज की योजना, वृद्ध इस प्रकार का योजना, यानी युवा लोगों को अनाज देने की क्या जरूरत है, उन्हें तो रोजगार देना चाहिए, काम दीजिए और उसका मेहनत का मजदूरी दीजिए। और यहाँ अनाज देने का, अनाज तो वैसे वृद्ध माताओं को और लोगों को मिलना चाहिए जो शारीरिक अपंग है, जो काम करने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार से सारा कार्यक्रम जो चलाया जाता है, अनाज योजना, अन्य प्रकार का योजना जो चलाया जाता है गरीबी उन्मूलन करने का, वास्तविक रूप में यह तरीका सही नहीं है। और जब तक यह सही रूप में उन्मूलन करने का सही रास्ता नहीं पकड़ा जाएगा सरकार, तब तक गरीबी उन्मूलन नहीं होगा। एक मुद्दा बना करके रखा हुआ है और इसके कारण जड़ जो है आज तक बना हुआ है। तो इस प्रकार से अब टॉपिक समाप्त करते हैं और इसमें कुछ आपको क्वेश्चन होमवर्क देते हैं।